Assalamualaikum, good morning, good morning everybody and welcome to a brand new week with Jio Pakistan. क्या हाल? मैं हुमा एंड अब्दुल्ला, क्या हाल है आप लोगों का? भाई हाल तो अच्छे रहने चाहिए क्योंकि जरा टेंशन सी पड़ गई है थोड़ी सी मंकी पॉक्स की, मंकी पॉक्स की भी टेंशन सी पड़ गई क्योंकि 9 केसेस बाय द वे पाकिस्तान में ऑलरेडी हो गए हैं। दुनिया में तो ज़रा बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़ासतौर पे मिडल ईस्ट से जो ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनको ज़रा ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन बारिशें भी कोई जालिम किस्म की बारिशें हो रही हैं, आपको पता है जी। सखर की सूरत हाल देख रहे थे हम, गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, सिंध के दीगर अजला और बलोचिस्तान के मुतादिद अजला भी ज़ेर आब आए हैं, उसकी सूरत हाल भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन मंकी पॉक्स ना भी नई बीमारी है, ज़ाहिर है इसके बारे में हमें उतना नहीं पता जितना अभी हमें पता होना चाहिए क्योंकि आ तो गई है। किस तरह एहतियात करनी है हमें और बड़ा अरसा लगा, मतलब काफ़ी ऐसा लगा ये जानने में, ये समझने में कि हमने कोविड से कैसे बचना है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। और कोविड भी पहले वो दुनिया की एक बीमारी थी जो घूम रही थी दुनिया में और फिर हमारे यहाँ भी आ गई, तो वी डोंट वांट टू बी कॉट ऑफ गार्ड जिसको कहते हैं, एंड वी वांट कि जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है पहले वो हम ले लें। कुछ दिनों से हम बात तो कर रहे हैं लेकिन आज डॉक्टर फैसल महमूद ने भी हमें ज्वाइन किया। लेकिन पहले आपको बता दें कि आलमी इदारे दुनिया में मंकी पॉक्स की वबा फैलने का खदशा जाहिर कर रहे हैं और पाकिस्तान में पहले ही, जिस तरह मैंने आपको बताया है, कि 9 केसेस सामने आ चुके हैं। और इस बीमारी में स्किन, जिल्द पर जैसे वो चेचक के दाने होते हैं, वो वाले दाने जो होते हैं वो चिकन पॉक्स जिन्हें कहते हैं, अदरवाइज ऐसे ऐसे खड्डे से पड़ जाते हैं। आई मीन पीपल आर प्रीटी फेमिलियर विद दैट, देखा तो हुआ है। वफाकी वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में भी एक केस सामने आया है। 34 साल मरीज चंद दिन पहले सऊदी अरेबिया से आया था। मुतासरा शख्स को घर पर आइसोलेट कर दिया गया है। महकमा सेहत का KP का कहना है कि मरीज के अहल खाना और महल्ले में स्क्रीनिंग ले ली गई है। किसी और फर्द में मंकी पॉक्स की अलामात नहीं मिली हैं। एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग सूबाई दारुल-हुकूमतों और इस्लामाबाद के बड़े अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। आवाम से गुजारिश है कि हुकूमती इक़दाम अपनी जगह, लेकिन खुद भी ज़ाहिर है अगर अलामतें ऐसी ज़ाहिर हों तो मोहतात रहें, किसी भी किस्म के शक की सूरत में डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। लेकिन अब एयरलाइन में जिसमें वो बैठ के आया है वो सीट क्या इन्फेस्टेड हो गई है उस जरसूमे से, उस जरासीम से, उस बैक्टीरिया से या नहीं, जिन चीज़ों को वो हाथ लगाता हुआ आता है, पास कर गए हैं एयरपोर्ट के थ्रू और आ गए हैं। अच्छा, एक का तो केस ये भी निकला था ना जिसको डिटेक्ट हुआ था और वो अपना घर लॉक करके गायब हो गया बंदा, तो इस किस्म की बातें भी हैं। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फैसल महमूद ने और हमें मदद भी करते रहते हैं ये सारी अस्पताल के मुतादी अमराज के माहिर हैं, सरबराह हैं समझने के लिए। यू हैव ऑलवेज बिन विद अस। डॉक्टर फैसल, ये बताइएगा कि मंकी पॉक्स क्या चीज़ है एग्जैक्टली, हम समझना चाहते हैं किस तरह होता है और क्या इसका कोई इलाज आलमी इदारे जो हैं उन्होंने भी कुछ वेरीफाई की है कि कुछ इलाज इसका हो सकता है? मंकी पॉक्स एक वायरस है जो कि शुरू में तो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता था, मगर पिछले कुछ सालों से अभी दुनिया भर में पाया जा रहा है। इसके अलामात के अंदर बुखार और फिर जिस्म पे दाने निकलते हैं। इसका इलाज तो नहीं है कोई, अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि ये इसके फैलाव थोड़ा सा बढ़ गया है, इसी वजह से आलमी इदारे ने ये नशर किया है ये वार्निंग, ताकि इसका बर वक्त इसको रोक लें इससे पहले कि ये ज़्यादा फैल जाए। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपने डरा दिया है, ये क्या है कि इलाज कोई नहीं है, लेकिन वो वायरस है जो अपना टाइम लेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। राइट। ये है। अब डॉक्टर साहब, हुकूमत ने ज़ाहिर है एयरपोर्ट्स वगैरह पर सख्त मॉनिटरिंग का निज़ाम कह तो रहे हैं, लगा दिया है, चेक किया जा रहा है। किस तरह से सिम्टम्स को डिटर्मिन किया जाए? मतलब एयरपोर्ट्स पर क्या स्क्रीनिंग, सिर्फ बुखार, टेम्परेचर चेक करें तो हम पकड़ सकते हैं या कोई अब किसी का पूरा जिस्म तो नहीं चेक कर सकते? आप क्या चेक करें, क्या है तरीक़ाकार इसका? देखें, चूंकि पाकिस्तान में इसके बहुत सारे केसेस नहीं हैं और जितने भी केसेस हमारे पास आए हैं वो सब बैरूनी मुल्क से ही पाकिस्तान के अंदर आए, तो इस वजह से एट दिस पॉइंट सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम कोई भी केस आए तो उसको बर वक्त हम लोग आइडेंटिफाई कर लें और उनको आइसोलेट कर लें। एक दफ़ा कोई केस मिलता है हमको तो अमूमन उनको आइसोलेट पे ही रखते हैं और ये आइसोलेशन जो है वो उस वक्त तक रखते हैं जब तक कि जो दाने होते हैं उस पर खुरन भर के निकल ना जाए। इसके अलावा तो अभी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिन ममालिक में वैक्सीन मौजूद भी है वहाँ पे भी सबको वैक्सीन नहीं देते, सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिनके अंदर ये वायरस लगने का रिस्क ज़्यादा हो।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्योंकि पाकिस्तान में तो ये केसेस आ चुके हैं, अभी हमने रिपोर्ट भी किया है, तो इसलिए हुकाम के साथ आवाम को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो हमें अब क्या एहतियात करनी चाहिए? मतलब क्या दोबारा हम मास्क और फिज़िकल डिस्टेंसिंग वगैरह उस रूटीन पे वापस चले जाएं? बहुत ज़रूरी ये है कि ये वाला जो वायरस जो है ये इतनी आराम से नहीं फैलता। कोविड जो था वो हवा के ज़रिए फैलता था, उन लोगों में भी फैलता था जिनके अंदर अलामात बहुत कम या ना होने के बराबर थे। और ये बहुत ही कम कॉन्टैक्ट से भी लग सकता था। मंकी एम पॉक्स जो है ये बहुत ही करीब कॉन्टैक्ट से लगता है और हवा में बहुत दूर तक नहीं जाता है। इस वजह से इसका अंदेशा नहीं है कि ये पूरे मुल्क में एकदम से उसी तरह से फैलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि दूसरे तीसरे जो इन्फेक्शंस हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो एहतियात चलती रहेगी। अलबत्ता अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमको कोई लॉकडाउन या मास्क वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही क्लोज कांटेक्ट से फैलता है, लेकिन फिर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ आपका क्लोज कांटेक्ट लोगों से होता है, या एटलीस्ट जैसे जिम इक्विपमेंट होता है, आप जाते हैं तो आप उसी चीज़ को हाथ लगाते हैं जिस पे 50 लोग और हाथ लगा रहे होते हैं। सो यू हैव टू बी रियली कॉशियस कि आप जो वो हाथ लगा रहे हैं, बस आपने उसके बाद अपना वर्कआउट किया, हाथ सैनिटाइज किए या वॉश किए, और फिर आप गाड़ी या घर या मोटरसाइकिल की तरफ अपने रवाना हुए। मेरा ख्याल है एटलीस्ट हमने ये समझा था कि कोविड के बाद वो हर किसी के पास हमेशा ही रहेगा, बेशक अब कोविड टाइम्स तो नहीं पब्लिक रहे। स्पेसेस से भी हट गया है, आपको पता हाँ, है? लेकिन अपने पर्सनली तो आप एक छोटी सी बोतल होती है अपने बैग या अपनी गाड़ी में या कहीं इधर उधर तो आप रख ही सकते हैं, और अपने आप को सैनिटाइज तो रखा ही करें। मतलब उससे तो नज़ला ज़ुकाम टाइप चीज़ें जो है ना, उससे भी थोड़ी सी बचत हो सकती है। सो मेक दैट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और मास्क, ऑनेस्टली मैंने तो मास्क छोड़ा ही नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो ज़रा बेहतर हो जाती है। इम्यूनिटी तो नहीं खैर एनी वे, लेकिन अगर आप पब्लिक स्पेसेस में हैं, बाज़ारों में, जैसे आपने जिम की भी बात की है, तो एक थोड़ा सा तो आपका फासला रहता ही है। खैर एनी वे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल ने हमें ज़रा वार्न भी कर दिया है। अभी जरा बारिशों की बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बड़ी खबरें भी आ रही हैं। जितना हम शुरू में इंजॉय करते हैं ना थोड़ी बहुत बारिश, उसके बाद ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें पता ही है पाकिस्तान में कि क्या हाल हो जाता है, और मुल्क के अक्सर इलाकों में यही हो रहा है। मानसून की तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना है, और बारिशों का ये सिलसिला जो है अभी रुकने भी नहीं वाला, अभी ये चलेगा। महकमा मौसमियात ने बारिश का ये सिलसिला 26 अगस्त तक जारी रहने की फोरकास्ट की है, और कराची के बाज़ इलाकों में भी कल बारिश हुई, बाज़ में नहीं हुई, मेरे यहाँ नहीं हुई वैसे। और सबसे ज़्यादा बारिश जो थी वो थी कहाँ? सुरजानी में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, और सिंध और जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। बलोचिस्तान में भी कल बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में 77 साल तारीख की तेज़ तरीन बरसात रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटों के दौरान 297 मिलीमीटर बारिश हुई है सक्खर में। इमेजिन, मतलब 77 साल रिकॉर्ड टूटा है। सक्खर की गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। 36 घंटों की बारिश के बाद सक्खर शहर से पानी की निकासी का अमल जारी है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के नदी नालों में भी तुग़यानी देखी जा रही है। 2022 में पाकिस्तान ने सितंबर में बदतरीन सैलाब का सामना किया था, जिसके असरात लिटरली अब तक देखे जा रहे हैं, खासतौर पर सिंध से। बिल्कुल, आपको बता दें कि सिंध से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, और सिंध के ज़िला दादू में सैलाब से मुतासरा ख़ानदान कम उम्र बच्चियों की पैसों के एवज, सोचे ज़रा, शादियां कर रहे हैं। ये भी एक नया फिनोमेना सामने आया हो तो काफ़ी अरसे ही रहा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि दादू के इलाके खान मोहम्मद मलागोट में अब तक कोई ऑलमोस्ट कितनी 45 कम उम्र लड़कियों की रकम के एवज शादी की गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस बारे में कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वैसे पता नहीं बलोचिस्तान में क्या हो रहा होगा, क्योंकि जितनी तबाही बलोचिस्तान में मची थी उन बारिशों के नतीजे में, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था। दैट्स राइट। लेकिन एनीवे ये जो रिपोर्ट की जा रही है वो तो हम आपके सामने हमने रखी है, बिकॉज दिस इज पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है इस खबर पे हम सबको तशवीश है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन रिपोर्टर फर्स्ट, बिल्कुल सक्खर के हालात का तो हम ज़रा पता कर लेना कि वहाँ क्या हो रहा है। तो हमें ज्वाइन किया है यासिर फारूकी ने। यासिर, बताइएगा कि कितनी बारिश होगी? हमें तो यही पता चल रहा है कि कोई रिकॉर्ड टूट गए हैं वहाँ, ओवर 70 ईयर्स के रिकॉर्ड।
देखें, बिल्कुल 36 घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज़ तक सक्खर शहर में अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल थी। शहर के नशेबी इलाके हों, मरकज़ी शाहराएँ हों या रिहायशी इलाके, वहाँ पानी खड़ा था, हर तरफ पानी पानी नज़र आ था। लेकिन बारिश के साथ साथ तो निकासी आपका अमल और ऑपरेशन जारी ही था, लेकिन बारिश थमने के बाद इसमें इंतज़ामिया मज़ीद मुतहर्रिक नज़र आई और रात देर गए सक्खर शहर के 95% इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, जिनमें ख़ास तौर पे पुराना सक्खर था जो हमेशा से डूबता है और जहाँ पे माजी में हमने देखा है और रिपोर्टिंग भी की है वहाँ से कि कश्तियाँ चलती रही हैं, वहाँ से पानी क्लियर कर दिया गया है। मैं आपको बताऊँ कि ये 36 घंटों की बारिश में जो 2 स्पेल थे, चौथा और पाँचवा स्पेल, चौथा स्पेल तकरीबन 4 से 6 घंटे के दौरान चला, जिसमें 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि पाँचवा स्पेल हफ्ते की रात से शुरू हुआ जो सुबह तक जारी रहा और 11 घंटे के स्पेल में 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद शहर की जो सूरत हाल थी नक्शा ही तब्दील होके रह गया था। ताहम गुज़िश्ता रात देर गए जो है इंतज़ामिया मुतहर्रिक दिखाई गई, जो इलाके डूबे हुए थे जिनमें ख़ास तौर पर तजारती मरकज़ भी थे, घंटा घर, हुसैनी रोड, नश्तर रोड और दीगर अतराफ़ में जो भी तजारती मराकज़ हैं, इस वक्त वहाँ से भी पानी क्लियर कर दिया गया है। सक्खर स्टेशन जो रोड है वहाँ से अब तक निकासी नहीं हो सकी है, लेकिन वहाँ पे निकासी का अमल जो है वो थोड़ा बहुत सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। जी अच्छा यासिर, बारिश तो चले हो गई, इतनी बारिश 77 साल में नहीं हुई, लेकिन उसके बाद क्या शहरी मुतमईन हैं जिस अंदाज से, जिस स्पीड से इमदाद की जा रही है या पानी निकाला जा रहा है माजी की निस्बत, इफ़ वी कंपेयर इट टू द प्रीवियस ईयर्स, कुछ बेहतरी आई है निकासी आप के सिलसिले में भी? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता अगर हम 2021 और 22 की बरसातों की बात करें तो उसमें सूरत हाल ये थी कि 10 रोज़ तक, सिर्फ पुराने सक्खर की बात करूं तो वहाँ पे ये पूरा इलाका डूबा रहा था। लोग अपने घरों तक 10 रोज़ तक महसूर रहे थे। कश्तियाँ यहाँ पे चली थीं, उन्हीं कश्तियों से हमने रिपोर्टिंग भी की थी, जियो न्यूज़ के लिए लोगों को दिखाया भी था। लेकिन अब ये सूरत हाल देखिए कि इस तरह की सूरत हाल नहीं रही है। पहले जो मैंने आपको बताया 6 स्पेल हुए इस पूरी बारिश में, पहले जो 3 स्पेल थे उसमें साथ ही साथ पानी की निकासी तमाम इलाकों से की जाती रही थी, लेकिन जो 2 बड़े स्पेल आए उसके बाद सूरत हाल तब्दील हुई थी। लग ये रहा था कि जिस तरह की बारिश हुई है, ख़ासतौर पे जो हफ्ते की रात 5वां स्पेल हुआ था जिसमें 140 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, तो लग ये रहा था कि इतनी जल्दी निकासी नहीं हो सकेगी। लेकिन वो भी बारिश थमने के बाद 4 से 5 घंटों में वहाँ से पानी की निकासी कर दी गई। चलिए, बहुत शुक्रिया यासिर। अगर इस मरतबा कोशिशें की गई हैं और सिस्टम बेहतर है। देख रहे थे ना, ये बिल्कुल ये पिछले 2-3 साल पहले वाली जो एक बारिश क्या थी, वो तो एक आई ओपनर था पूरे मुल्क के लिए और ऑफ कोर्स सिंध के लिए भी। ये सक्खर के हालात देखे हमें कराची के भी उस ज़माने के हालात याद आ रहे हैं। अच्छा जी, अब वो शादी, कम उम्री की शादियाँ, और बिकॉज ऑफ दिस, ये ज़रा इस पे हम बात कर लें। और वैसे इट डजंट टेक, यू डोंट हैव टू डाइव इन टू डीप टू अंडरस्टैंड किधर क्या हो रहा होगा। हमें शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शर्मिला, अजीब सी बात है कि जब कोई ना कोई तबाही जब आती है तो सबसे ज़्यादा डिस्पेंसिबल चीज़ जो हो जाती है वो बच्चियाँ, ख़वातीन, और ऑब्वियसली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ही वजह होती है। और हमने ये देखा है टाइम एंड अगेन, और सिंध हुकूमत ने, हमें पता है कि इस बात का नोटिस भी लिया है, और इसमें कम उम्री में शादियों की वजह जो है सैलाब की तबाहकारियों के बाद पैदा होने वाली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बताया जा रहा है। तो क्या आपके लिए ये सरप्राइजिंग है या फिर यू हैव सीन दिस बिफोर? नहीं जी, देखिए, कम उम्र की शादियों की बुनियादी वजह यही होती है कि जब गुर्बत ज़्यादा होती है तो वालिदैन फिर ये करते हैं कि कम उम्री में बच्चियों की शादियां कर देते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में अक्सर लड़कियों को जो है वो बोझ समझा जाता है। ये समझा जाता है कि उनकी शादी कर दी जाए ताकि वो दूसरे घर जाके फिर वो उनका ख़र्चा पानी जो है वो उठाएं। ये एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने और सिंध असम्बली ने एक कानून भी पास किया था 2013 में, सिंध चाइल्ड मैरिजेस रिस्ट्रेंट एक्ट, और उसके बाद से कुछ खातिर-खा बेहतरी ज़रूर आई है। लेकिन अब भी मैं समझती हूँ, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली के जो मनफी नताइज हैं वो ख़ास तौर पे बच्चियों
पे और ख़वातीन पे ज़्यादा लागू होते हैं और उनके असरात वो ज़्यादा लेती हैं। तो इस हवाले से मज़ीद गुर्बत बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सैलाब है, और सिंध जो है वो बिलखुसूस वो सूबा है जो सबसे ज़्यादा सैलाब के हवाले से मुतासर हुआ है। लोगों के घर बार, माल मवेशी, स्कूल सब बह चुके हैं और बहाली का काम गो के शुरू हो चुका है और तेज़ी से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि गुर्बत है। और जब गुर्बत ज़्यादा होती है तो सबसे पहले जो है वो वालिदैन यही काम करते हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली शादी करा देते हैं। बिल्कुल, गुर्बत तो है और वालिदैन ये काम करते आए हैं। ज़ाहिर है सैलाब उसकी एक वजह ज़रूर बन सकती है। बहुत पुराना मसला तो ये है शर्मिला साहिबा, लेकिन साथ ही साथ आबादी में इजाफे का सबब भी है ये मसला। सैलाब वाला मामला हो या सैलाब वाला मामला ना हो, ये सब कुछ पसमानदा इलाकों में होता आया है। सिंध में पीपल्स पार्टी अरसद दराज से हुकूमत में है। इनकम सपोर्ट और इमदाद वगैरह तो आप लोग करते हैं। इन इलाकों में मजमूई मुआशी बेहतरी के लिए क्या तब्दीली आई है अब तक? क्योंकि ये ओवरऑल इम्प्रेशन है कि उस तरह से लोगों की ज़िंदगी अपलिफ्ट नहीं हो सकी। कम उम्री की शादियों की आपने बात करी, जो दादू से हमें जो इंसिडेंट्स पता चले हैं 45 एक बड़ी तादाद है। ये हमारे लिए थोड़ी सी ताजुब की बात है कि एक ही ज़िले के अंदर इतनी बड़ी तादाद की एक निशानदेही हुई है जिसके ऊपर वज़ीर आला सिंध ने नोटिस भी लिया है। तो ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के हवाले से भी बिलखुसूस सिंध गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है, एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और इस बार जो नई हुकूमत सिंध की आई है उन्होंने ख़ास तौर पे रिलीफ देने के लिए हम सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर बना रहे हैं। सिंध में जो तालीम के हवाले से जो काम किया जा रहा है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट जो तालीमी इदारे बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन हो रही है, वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट कर रही है। इसी तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन है वो सिंध के अंदर है। कोशिश हमारी पूरी जारी है और सिंध की आवाम ये जानती है कि डिलीवर कौन करता है, अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ कौन खड़ा है। इसीलिए हर इलेक्शन में पहले से ज़्यादा सिंध हुकूमत जो है और पीपल्स पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने चेयरमैन के विजन के मुताबिक चल रही है, सबसे ज़्यादा वोट पीपल्स पार्टी को ही मिलते हैं और सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की ही होती है। अच्छा, ये भी बताइएगा शर्मिला, क्योंकि ये है ज़रा कंसर्निंग बात, क्लाइमेट चेंज का ऐसा ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट सबके लिए बड़ी परेशानी की बात होनी चाहिए, सिंध हुकूमत के लिए इसलिए भी क्योंकि एक तरह से ये उस डायरेक्शन की तरफ बात जा रही है कि सैलाब ज़दगान को या तो इमदाद पहुंची नहीं या फिर पहुंची तो ज़रूरत से बहुत कम थी, क्योंकि अदरवाइज़ क्या इनको रीज़न मिलेगा कि ये अपनी बच्चियों की शादी इतनी जल्दी कर दें, या तो उन बच्चियों को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर ऑब्वियसली इन एक्सचेंज फॉर मनी, इसीलिए तो ये सब कुछ हो रहा है। नहीं जी, सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने बढ़ चढ़ के सैलाब ज़दगान की ना सिर्फ रिलीफ के अंदर मदद की है बल्कि उनकी बहाली का भी काम सबसे पहले और तेज़ी से सिंध हुकूमत ही कर रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीराती घरों का जो एक मंसूबा है, 30 लाख सैलाब ज़दगान के घर बना के देने हैं, वो सिंध हुकूमत ने ही बेड़ा उठाया है। पाकिस्तान में और किसी ने बेड़ा नहीं उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से ये काम जारी है। बहुत से लोगों को घर मिल चुका है और ये क्लाइमेट रेजिस्टेंट घर है। जब सैलाब आया था, बारिशें शदीद हुई थी और उसके नतीजे में जब सैलाब आया तो हमारे सारे नुमाइंदे, हमारे MNAs, हमारे MPs सब वहाँ पर अपने सैलाब ज़दगानों के साथ खड़े थे उस पानी में, उस मुश्किल वक्त के अंदर, और बढ़ चढ़ के सिंध हुकूमत ने अपनी बिसात से ज़्यादा सैलाब ज़दगान की मदद की। थैंक यू जी, थैंक यू। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद थी और सर्टनली पता है अब ये इशू तो बहुत पुराना है, मतलब कम उम्री में लड़कियों की शादियां हमारे यहाँ होती हैं। तकलीफ अब्दुल्ला उस बात की होती है कि कुछ भी हो रहा हो दुनिया में जल्दी से लड़कियों की शादी कर दो जल्दी से, मतलब आप कोई आउटब्रेक ऑफ सम डिजीज हो जाए, कोई सैलाब आ जाए, कोई घर में डाका पड़ जाए, रिसोर्सेज आपके कम हो जाए, मतलब आई कुड रियली कोट अ मिलियन रीजंस कि कोई ये रीजंस नहीं है, ये बहाने हैं। कुछ ना कुछ करो कि बच्चियों को जल्दी से फारग करो। ये फारग करने वाला जो टर्म है ना, ये भी हम बड़ा सुनते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी माँ बाप की, जल्दी से फारग हो गए। मतलब फारग इस तरह कर दिया जैसे झाड़ू मार के बच्चियों को घर से निकाल दो। भाई बच्ची है, अभी अपने पास ही रखो, अगले घर जाके भी वो क्या करेगी और या उसके साथ क्या होगा। सो दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स। ब्रेक लेंगे जी, वापस आएंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग।
अच्छा, अभी हम कम उम्र बच्चियों की शादियों की बात कर रहे थे ओनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और सैलाब वगैरह की वजह से, लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती और अब जो बात करने लगे हैं इसको पता नहीं मॉरल पुलिसिंग कहें या फिर दूसरों पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कहें। वैसे मेरे पास दो चार और भी चीज़ें हैं कहने को, बट एनीवे हम ऐसे रवैये अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन ज़्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब पार्लियामान में बैठे लोग भी इस किस्म की सोच और तर्ज अमल का इजहार करते हैं। और हम बात कर रहे हैं जी जुमे को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर इजलास में PTI के रुकन इकबाल आफरीदी ने के इलेक्ट्रिक की खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ उठा दिया और कहने लगे कि लिबास का कोई SOP होना चाहिए। सुने, मतलब पाकिस्तान में जो नॉर्मल औरतें कपड़े पहनती हैं वो वही उसी तरह के कुछ कपड़े पहन के गई नहीं थी। इकबाल आफरीदी साहब का जो नॉर्मल था ना उसमें शायद ये नहीं था नॉर्मल। देखें क्या उनका कहना। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, यहाँ पे लोग देखते हैं, यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे SOP होनी चाहिए। यहाँ पे एक मेंबर कौमी असम्बली भी बेटी थी उसका एड्रेस आपने देख लिया है। देखिए हमें लोग देखते हैं, अगर एक महज़ब माशरे में इसी तरह लोग आएंगे तो बच्चे क्या कहेंगे। यहाँ पे जो माशरा इन्हीं लोगों को देखकर जो सीखते हैं वो सारे बाज़ारों में फिर मस्जिदों में, जिस तरह ये मस्जिद में होता रहा है वो हो रहा है। तो ये है कि असम्बली कि वो नुमाइंदा कमेटी है, ये हम देखते हैं और यहाँ पे जो भी आता है वो एक तो SOP फॉलो करे और यहाँ ऐसे ड्रामे किसी नहीं होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो औरत पता नहीं क्या ही पहन के चली गई होगी। आपकी तो बातों ने पता नहीं क्या हमें परेशान कर दिया। फिर जब हमारे सामने वो विजुअल आए या तस्वीर आई तो हम ये सोचने पे सारे ही मजबूर हो गए कि इतनी कॉमन सेंस किसी में भी होती है कि कहाँ क्या पहन के जाना है। और नॉर्मल आपकी सोच पे बच्चे क्या सोचेंगे ये भी सोचना चाहिए ना कि ये क्या सोच रख के आप किस दुनिया में बैठे हुए हैं। खैर एनीवे अच्छी बात ये हुई कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, यहाँ तक कि PTI के बाज़ लोगों ने भी इकबाल आफरीदी के बयान को नापसंदीदा और नामुनासिब करार दिया। मसला ये है कि इकबाल आफरीदी जैसे लोगों को कौन समझाए कि मामला औरत के लिबास का नहीं, मर्दों के दिमाग का है, उनके जहन का है, उनकी नज़र का है। अब पूरे मुल्क में हमने मतलब हम इस किस्म की चीज़ें देख रहे हैं जहाँ बहुत वाक़यात हो रहे हैं ख़वातीन के अगेंस्ट, जहाँ उन्होंने बुर्का भी पहना हुआ है, अबाया भी पहना हुआ है। हम CCTV फुटेज कितने हरासमेंट की हम लोग देखते हैं। हम सब के इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन घरों में मौजूद हैं या ख़ानदान में मौजूद हैं जो अबाया करती हैं या एटलीस्ट हिजाब करती हैं। आप उनसे पूछिएगा कि आपको कभी किसी ने तंग नहीं किया। कराची में कितने वाक़यात ऐसे CCTV पे रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे इस वक्त दिखा रहे हैं, जहाँ मतलब हिजाब या अबाया की हुई औरतों को भी लोगों ने नहीं बख्शा। अभी इस्लामाबाद के विजुअल्स, वो जो एक कपल है जिसको हुजूम हिरास कर रहा है, 14 अगस्त के हजूम में उस कपल को, खातून अकेली भी नहीं है, वो किसी के साथ है, उसके पीछे पड़ गए हैं। वहाँ लाहौर में 14 अगस्त में एक खातून ने झंडा उठाया था, पूरा हजूम उसके पीछे पड़ गया। मतलब ये अच्छा, कराची का ये जो ताज़ा वाक़या है, इसकी रिपोर्ट जो सामने आई है और इसकी वीडियो जो सामने आई, जो शख्स वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, ये ट्रेस भी हो गया और ये पकड़ा भी गया और बिहाइंड द बार्स उसकी तस्वीर भी चल रही है। कुछ बेहतरी आई इसमें। यस, हर जगह ये होता है, मतलब गांव देहात, गोट, बड़े शहर, छोटे इलाके, पौश इलाके, कहीं भी उठा के देख लें, लिबास से किसी को आपको तंग करने का कोई गारंटी नहीं है आपका लिबास कि कोई आपको तंग नहीं करेगा। अच्छा, इन दिस पर्टिकुलर केस जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने खातून अफसर के लिबास पर एतराज़ के मामले का नोटिस लेते हुए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है और इस कमेटी से क्या निकलेगा क्या नहीं, क्या हम आगे स्पेकुलेट कर सकते हैं। एक तो अजीबो गरीब किस्म की बात है, लेकिन बात यही है कि प्लीज़ अपने जहन साफ़ करें, सारे अपनी सोच बदलें। जीशान से पूछते हैं कि ये जो शख्स पकड़ा गया है, क्या ये पहली दफ़ा ही इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया है, पहले भी इस पर कोई पर्चा दर्ज है या शिकायत दर्ज है? जीशान, ये जो ताज़ा विजुअल सामने आया जिसमें एक बुर्का पोश खातून है जिसको ये शख्स आता है, छेड़ के चला जाता है, ये फुटेज एग्जैक्टली कहाँ की है और फिर कैसे पुलिस ने इसका सुराग लगाया? जी अब्दुल्ला, ये न्यू कराची मुस्लिम टाउन की फुटेज है और 12 तारीख का ये वक़ुआ है। और क्योंकि इस खातून ने ऑफिशियली पुलिस को, क्योंकि जाहिर बात है इस तरह के वाक़यात में ख़वातीन यूजुअली मंजर-ए-आम पर नहीं आती है, लेकिन इसमें जो हमने खुद से तहकीक की है, ये जो लड़की है ये तालिबा है जो कि सुबह के औकात में अपने कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह की जानिब जा रही थी और मुस्लिम टाउन की इस रिहायशी गली में
यहाँ पे ये शख्स जो है मोटरसाइकिल सवार शख्स ये आया जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। पहले ये क्रॉस करके जाता है, उसको फिर दोबारा से जाता है और उस जो खातून है उसके साथ नाज़िबा हरकत करके चला जाता है। अफसोसनाक बात यह है कि इस शख्स के जो मोटरसाइकिल जो ये राइड कर रहा है इसके आगे एक छोटा बच्चा भी इसके साथ बैठा हुआ है और इसने यूजुअली ये करके ये हरकत करके चला गया। मैं साथ साथ ऐड करता चलूँ कि हमने इस हवाले से जब थोड़ी सी तहकीक की और जो एरिया से थोड़ी सी तफ्तीश की तो इस शख्स की 2 से 3 शिकायत और आई है सामने। सीसीटीवी फुटेज से एक वाकई की और सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने नहीं आ सकी, लेकिन इस शख्स के हवाले से कुछ शिकायत मजीद मौसूल हुई है कि उसने मजीद एरिया में 2 से 3 लोगों के खवातीन के साथ इस किस्म की नाज़िबा हरकत की है। न्यू कराची थाना इनका लगता है और मेरी जिस हवाले से पुलिस हुकाम से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत क्योंकि ज़बान ज़द-ए-आम की इंटेलिजेंस बेस जो थाने की इंटेलिजेंस होती है उनसे उनको इसकी शिकायत मौसूल हुई है और इसको ट्रैक बैक करने की कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि अब तक की इत्तलात के मुताबिक ये शख्स इलाके का ही है, लेकिन क्योंकि मीडिया पे खबर चल गई है उस तरह थोड़ा सा ये छुपने की कोशिश कर रहा है। और ये मैं बता दूं इस एरिया का जैसे कि मैं बताया कि इसकी जो वीडियो सामने आ गई और इसी एरिया में मेजॉरिटी न्यू कराची और नॉर्थ कराची के वाक़े में अब तक मजीद इस साल के ये चौथा वाक़या है जिसमें एक जो बच्ची जो भी जा रही है जो रिपोर्ट हुआ है और जिनको इस तरीके से नाज़िबा हरकत मोटरसाइकिल सवार की जानिब से की गई है रैंडम और करके ये फरार हो गया। तो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। अब तक के 3 मुल्ज़िमान तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो रवां साल 4 वाक़यात हुए उनमें से 3 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी ये शख्स ये चौथा अभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस पर प्रेशर है। आला पुलिस अफसरान ने भी जो SHO की सरजनिश की है कि फौरी तौर पर इसको गिरफ्तार किया जाए। तो ये लाल कमीज वाला नहीं पकड़ा गया, बाकी एक और लड़का है जिसकी हल्की दाढ़ी है वो हम देख रहे हैं कि वो पकड़ा गया है। एक और भी है लड़का जो हुडी में है वो भी पकड़ा गया है। मुख्तलिफ फुटेजेस क्योंकि हमारे पास इस वक्त भी चल रही हैं। देखिए मैंने बताया कि इस साल 4 वाक़यात इस जो लाल टी शर्ट वाला है इससे मिला के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और मेजॉरिटी नॉर्थ कराची के एरिया के वाक़यात थे। जो ही ये CCTV फुटेजेस मीडिया पे चली हैं तो फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आई है और मैंने बताया कि 4 में से 3 वाक़यात के मुल्ज़िमान को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जो ये शख्स जो अपने बच्चे को मोटरसाइकिल ये टैंक पर बिठा के जाता है और खातून के साथ नाज़िबा हरकत करता है जो कि रेड टी शर्ट में मलबूस है, इसको ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। क्या होता है गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद क्या हफ्ते बाद निकल आते हैं, कोई केस बनता है इन पे, मतलब उसके आगे का प्रोसेस भी तो पता लगे। देखिए मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करता चलूं, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए उनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। सही। और एक होता है ना एक प्रोफेशनल क्रिमिनल, उसको तो हम किसी और सोच के या किसी और माइंडसेट से हम देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जितने भी लोग हैं ये गली हमारी या फिर गली मोहल्लों में रहने वाले बिल्कुल रैंडम लोग हैं। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ ये रैंडम तो है ज़ीशान, उसका फायदा उठा के। वी गॉट इट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कहना ये है कि ये रैंडम तो होंगे और रिकॉर्ड ने कहीं तो शुरू होना है ना, तो शुरू कर दे। मतलब जिसकी इंटेंशन आपको नजर आ रही है, जिसका माइंडसेट आपको नजर आ रहा है, जो कि क्रिमिनल नहीं है, उसने कभी कुछ और नहीं किया, लेकिन वो समझता है कि हाथ लगाता चला जाऊंगा तो ये तो क्राइम में नहीं आता ना, इसको तो पकड़ो, क्योंकि इसकी इंटेंशन तो आपको ऑलरेडी नजर आ गई। और खास तौर पे आफरीन है उस बंदे पे। होता है कि मीडिया पे आज से जितने भी लोगों ने इसको रिपोर्ट किया उनके चेहरे ब्लर नहीं किया और गिरफ्तार होते हैं और डेफिनेटली बेल आउट हो जाते हैं, क्योंकि कानून में एक चीज है। हाँ, शक्ल तो बिल्कुल ब्लर इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि बदनाम हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल, इनको जलील तो होना चाहिए खासतौर पे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में। और फिर जिसने जो बच्चा सामने बिठाया हुआ है, मतलब वाह, कर तो रहे हो तुम जो कर रहे हो और साथ अपने बच्चे को भी ये सिखा रहे हो, बेहतरीन। थैंक यू ज़ीशान। फिर यही बच्चे हमारे, यही नौजवान हैं जो बाहर मुल्क अगर चले जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे वो सब हरकतें करते हुए बड़े हुए होते हैं, फिर वहाँ पे बाहर जाके उनको लगता है तो नॉर्मल ये नॉर्मल है, फिर उनको उन पे केस बनते हैं, उनके करियर्स ख़त्म हो जाते हैं, फिर दीगर मुल्कों में हमारी बदनामी होती है, चाहे वो टूरिज्म के लिए तुर्की चले जाएँ या दुबई चले जाएँ, फिर वो कहते हैं जी आपके यहाँ से लड़के आते हैं, आदमी आते हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे पहली दफ़ा औरत देखी हो। सो ये सारे मसाइल हमारे हैं। लेकिन इकबाल आफरीदी साहब को याद रखें कि उनको अच्छा नहीं लगा था उस और खातून का लिबास। अच्छा, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जी हम अपने, वैसे एक बात, एक लास्ट बात कि हम अपने घर की औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं। भाई बड़ी बात तो तब हो जब अपने घर के बाहर औरतों की इज्जत करें, घर की औरतों की तो सभी इज्जत करते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, बारिशों की बात कर रहे थे और बारिशों से जो तबाही हो रही है उसकी भी बात है। मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में
तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात हुए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत की तरफ से सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली का काम भी जारी है, साथ साथ चल रहा है। मज़ीद आगाह कर रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही। नादिया, क्या हो रहा है? जी, मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून की बारिशों और सैलाब से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। PDMA की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पे 65 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं, जबकि 113 अफराद ज़ख्मी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मकानात की तो 784 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। 284 ऐसे मकानात हैं जिनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है और मजमूई तौर पे जो है मकानात, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रसाई नहीं है और बहुत ज़्यादा वहां के जो मुतासरीन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें बहाली की तो PDMA ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न सैलाब और तूफ़ानी बारिशों से ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जिसमें चतराल अपर में ज़्यादा इलाके जो हैं वो उनके मकीन जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो मुतासर इलाके हैं मुख्तलिफ जो अज़ला के हैं, जिसमें 2 रोज़ पहले टांग में भी सैलाब ने तबाही मचाई थी। हुकूमत का यही मौक़िफ़ है। PDMA के मुताबिक जो नुकसानात हुए हैं फौरी तौर पे ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं या जो तूफ़ानी बारिशों से इलाके और उनके मकीन मुतासर हुए हैं तो उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिल सके। जी, थैंक यू नादिया। लेकिन साथ साथ हम जरा गुम ही हो गए थे कुछ विजुअल्स में, जहां वो एक जीप किसी ने दिखाएं जी, मतलब ये तो फंसे नहीं है ना, ये शुरू से दिखाएं जी, शुरू से दिखाएं जब ये आते हैं माशाल्लाह साहब। ये देखिए अब ये खुद आए हैं यहाँ पे, इनको किसी ने धक्का नहीं दिया यहाँ पे, और ना ही कि ये फंसे यहाँ खड़े थे तो बीच में पानी आ गया। ये इंटेंशनली पानी के अंदर घुसे हैं। और अब अगर ये बह गए तो बह गए, अब क्यों कोई मरे इनको बचाने के लेकिन लिए? लोग बचा रहे हैं ना, हमारे लोग फिर भी बचा रहे हैं। क्या यही तो सारी बात है, जो बचाने जाएंगे कौन सी गारंटी है कि वो आप ये देखें जो 6 लोग यहाँ उतरे हैं इनको बचाने के लिए, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जो जीप तुम चला रहे हो भाई, जाओ, तुम्हारी जिंदगी है, तुम खुदकुशी करनी है। वो बेचारा एक बह गया, वो बचाने के चक्कर में एक बह गया। मैटर इज कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए, और प्लीज ये वो वक्त नहीं है कि जहाँ आप शोबाजियों में आ जाए कि जी हमारे पास ये गाड़ी है तो हम तो पानी के अंदर अब ये जी मानसेरा के विजुअल्स हैं, लैंडस्लाइडिंग यहाँ हुई है, खौफनाक, दिल दहल जाता है ये मनाजिर देख के। सो या अल्लाह ताला सबकी खैर रखे और तबाही और नुकसान से हमें जितना महफूज हम रह सकें उतना रहें। सो ये मानसेरा के विजुअल्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जो इन बारिशों से मुतासिर हुए हैं, और ये बलूचिस्तान के विजुअल्स हैं जहाँ पर 2022 के सैलाब में भी आपको याद ही है तबाह हो गए थे इलाके के इलाके, और अब भी यही सूरत हाल है बहुत से इलाकों में। लोगों के घर, उनकी जिंदगियां, उनके मवेशी, मतलब एवरीथिंग वाज जस्ट वॉश्ड अवे। पता कुछ टेंशन सी हो रही है एज वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स सितंबर, जो कि अगस्त ख़त्म हो रहा है। सितंबर में ही हमने बदतरीन पाकिस्तान की तारीख के अगस्त आखिर सितंबर में सैलाब देखे हैं। सो वी कैन जस्ट होप एंड प्रे के सूरत हाल वैसी ना हो जो जैसी हम पहले देख चुके हैं। दोबारा से हम ये कहेंगे जो हो रहा है वो तो कुदरती है, लेकिन खुद कंट्रीब्यूट ना करें ये अपनी गाड़ियों को पानी में डाल के। डोंट डू दैट। वेलकम वेलकम। अच्छा जी, कल हुकूमती मंतक आपने सुनी कि VPN चूँकि आप इस्तेमाल करते हैं इसलिए उससे फ़ोन और इंटरनेट स्लो हो जाता है। तो बहन VPN इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जब हम व्हाट्सएप पे अपने घर वालों को कोई वॉइस नोट भेज रहे होते हैं या उनका कोई रिसीव कर रहे होते हैं या कोई तस्वीर आ रही होती है या कोई वीडियो जानी होती है, जब वो भी ना डाउनलोड हो रही होती है ना जा रही होती है अगले के पास, तो इसलिए मजबूरन वो VPN लगाता है। सो तो सवाल ऑलरेडी एक चीज स्लो चल रही होती है तो VPN का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाता है कि व्हाई आर वी बीइंग फोर्स्ड टू गो द VPN रूट। मतलब 10 दिन पहले तक जो इंटरनेट के हालात थे या 2 हफ्ते कर लें और जो आज हैं, कुछ हुआ ही है ना जो डिफरेंट है, वरना क्यों कॉम पीछे VPN के लग जाएगी जो पहले यूज भी नहीं करते थे। बात सुने, मेरे घर में किसी को X पे जाने की तकलीफ नहीं होती सिवाय मेरे, ठीक है। किसी का VPN से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मुझे X देखना होता है, एक्सेस करना होता है, पढ़ना होता है, क्या होता है। लेकिन बाकी घर वालों को भी VPN पे क्यों डालना पड़ा मजबूरन 1-2 को, क्योंकि ना वॉइस नोट जा रहे हैं, ना आ रहे हैं, ना कोई तस्वीर जा रही है, ना आ रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई राब्ता नहीं है। मतलब आप लोगों ने हमें फोर्स किया वहां तक जाने के लिए, अब आप कह रहे हैं VPN चलाते हैं तो फिर फोन स्लो हो जाता है क्योंकि हम सारे एकदम से VPN पे चढ़ गए हैं। तो क्यों चढ़े थे, ये भी तो एक बात है ना। और जो माशाल्लाह हुकूमत दिन रात ट्वीट करती है, हुकूमती वज़रा ट्वीट करते हैं, वज़ीर आज़म ट्वीट करते हैं, सब कुछ X पे होता है, तो वो भी तो VPN के थ्रू हो रहा है ना। वो कोई it could be your fault because all of you are on VPN maybe,
मतलब ये वो वाली बात है ना कि हम ये एक दूसरे पे डाल सकते हैं। साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए IT क्या कहती रही हैं, सुन लीजिए। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाय द वे। देखिए, इंटरनेट का स्लो डाउन जो है, मेरे तक भी जो पहले तो खाली व्हाट्सएप की कंप्लेन आ रही थी, विच आई थिंक अभी वो भी रिजॉल्व हो गई है, बट इंटरनेट के स्लो डाउन की जो कंप्लेन आ रही है, मैंने ISPs से भी और मैंने तमाम लोगों से PTA से ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट की है कि हमें डेटा प्रोवाइड कर दें कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स ये डेटा ऑन रिकॉर्ड होता है ना कि डेटा ट्रैफिक के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया वो स्लो हुआ है या क्या हुआ है। तो जैसे ही वो डेटा आता है, विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू से एनीथिंग। फायरवॉल इज़ ए साइबर सिक्योरिटी मेजर दैट एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स, एंड मुझे हमारे यहाँ पे हर चीज़ का एक मीडिया के अंदर भी, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रही, मगर एक मैं कह दूँ पब्लिक के अंदर भी एक चीज़ इशू क्रिएट हो जाता है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, गवर्नमेंट चला रही थी, अब उसकी अपग्रेडेशन है, गवर्नमेंट का राइट है। आप साइबर सिक्योरिटी अटैक्स देखें इसमें। अच्छा, ये ज़रा हम आपको पुराना वाला विजुअल, उन्होंने 4-5 दिन पुराना वाला आपको दिखाया था विजुअल, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल बदल लिया और इंटरनेट स्पीड में कमी का सारा मलबा जो था उन्होंने फिर VPNs पे डाल दिया, और इससे ऑब्वियसली कन्फ्यूजन ज़रा ज़्यादा फैल गई, और ये भी समझ नहीं आई ना कि वो पहले सच बोल रही थी कि अब सच बोल रही हैं, तो ये मज़ीद कन्फ्यूजन में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि सुने जी क्या कहती रही हैं कल। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। ये जो खबर फैली कि इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, ये सरासर गलत खबर थी। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। मगर जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं और लाइव सर्वर पे चले जाते हैं। होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं, तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। आवाज़ उठी कि शायद हुकूमत ने किसी आवाज़बंदी के लिए या किसी वजह से इंटरनेट थ्रॉटल किया है, तो उसमें कतई सच्चाई नहीं थी। आपने हमें ये नहीं बताया कि वो जो चंद ऐप्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप कह लीजिए, उस पे चीजें क्यों नहीं डाउनलोड हो रही और ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना कि सडनली क्यों सारे लोग, मतलब क्योंकि व्हाट्सएप ने तो क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि उनका कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा ही मसला है। आपने कोई तो गड़बड़ थी ना जिसकी वजह से व्हाट्सएप पे भी वर नॉट एबल टू एक्सेस वीडियोस, ऑडियोज, हमने नहीं मानना अब्दुल्ला, हम नहीं मानेंगे। ये क्यों था, इसको तो बता दें। मतलब इस बात पे आ रहे हैं कि जी अच्छा जी पूरी कॉम VPN पे चली गई, सब बाईपास हो गया, इस पे नहीं आया, क्यों? कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, तो पहली बात नहीं करनी, हम दूसरी पे ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे। कम ऑन प्लीज गिव पीपल दैट यू आर गिविंग एन एक्सप्लेनेशन टू सम इंटेलिजेंस। आतिशी दीवार है ना, वो उस पे उसको जरा हज़फ करके उसका नाम नहीं लेते ये लोग। नहीं, ये बात ये है कि ये और इतनी खौफनाक बात नहीं है, को जब डाउट करते हैं ना, तो दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। पहले से ही आप एतमाद में लेते बताते, तो मतलब क्या है ये मसला? सबको एतमाद में लेकर बता दिया जाता है कि ये करेंगे, इन डेट्स पे होगा, दुनिया पाकिस्तान भर के IT एक्सपर्ट्स आ जाएं, हम जरा इसको किस तरह से इजी कर सकें। लेकिन नहीं। अली एहसान सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब शुक्रिया। अली साहब, मतलब आप हमें समझा दें, आपकी तो फील्ड है कि जो आजकल इंटरनेट स्लो डाउन, चाहे बैंकिंग एप्स हों, व्हाट्सएप कभी अब तो मेरा ख्याल है बेहतर हो गया है, लेकिन बीच में 2-3 दिन तो अजियतनाक थे, एक हफ्ता तो काफी मुश्किल गुजरा था। और अभी आपने मिनिस्टर साहिबा की जरा एक्सप्लेनेशन भी सुन ली है, उनकी एक्सप्लेनेशन हमें नहीं समझ आई, प्लीज समझा दें। आपको आई है? जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे भी अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ज्यादा नहीं समझ आई। VPNs की यूजेज डेफिनेटली इंटरनेट ट्रैफिक को 10-15% तक डिग्रेड करती होंगी, मगर कितने लोग VPN पे इस वक्त हो सकते हैं? क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आधी आवाम इस वक्त VPN पे चढ़ी हुई है जिसकी वजह से ये हो रहा है? सेकेंडली, उन्होंने जो CDN वाली बात की है वो बिल्कुल सही है। किसी भी मुल्क के अगर CDN बाईपास किए जाएं तो उससे ट्रैफिक पे डेफिनेटली इफेक्ट आता है। हमारी एक्चुअली इस वक्त सस्पिशन, और मैं यही कहूंगा कि हमारा शक है, क्योंकि हमारे साथ कोई डेटा शेयर तो नहीं किया गया, जबकि पहले हमेशा किया जाता रहा है।
हमारा शक ये है कि इस वक्त जो फायरवॉल है वो ही सीडीएन को बाईपास कर रही है और उसकी वजह से इंटरनेट ट्रैफिक की चोकिंग हो रही है। और ये टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो जब तक हमारे साथ खुली डिस्कस नहीं की जाएंगी तो हम इनको सही सोल्यूशन की तरफ गाइड भी नहीं कर सकेंगे। तो हम खुद भी कंफ्यूज हैं कि हमारे साथ मुशावरा, क्योंकि जब हम अपने आप को अक्ले कुल समझने लगेंगे तो हम क्यों एक्सपर्ट से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात शेयर करेंगे, या तो हमारे पास कोई बात ना होना छुपाने के लिए। ठीक है जी, उन्होंने कहा, शिजा साहिबा ने कहा, एक तो जरा इस पे क्लैरिटी दीजिएगा, एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टेक्स सच मेजर्स, यानी वो ये फायरवॉल्स लगाते हैं। डज एवरी गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड इंस्टॉल फायरवॉल्स ऑन देयर नेटवर्क्स? जी, आई हैव टू सेपरेट आंसर्स जी इस पे। पहला आंसर तो ये है कि यकीनन हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ लगाया हो। सही है, ट्रैफिक को फिल्टर और मॉनिटर करने के लिए डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी इट इज इंपॉर्टेंट एंड नोबडी इज डिनाइंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मगर किस डिग्री की टेक्नोलॉजी और पेनिट्रेशन और सर्वेलेंस लगाई हुई है ये यकीनन डिफरेंशिएट करती है। इसी को इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्सेस ट्रैक भी करती हैं। तो मेरा पहला सवाल तो जी ये होगा कि वो तो पिछले 10 साल से लगी हुई है। आपने पाकिस्तान में किसी को कभी रोटे पिटते देखा है कि जी इंटरनेट चलना बंद हो गया? अगर वो वाकई ही 10 साल पुरानी पाकिस्तान में इंस्टॉलेशंस हैं तो अपग्रेडेशन के दरमियान क्या एग्जैक्टली हुआ है जिसकी वजह से हमारा इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया है? टॉप आईटी कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि हमारा बिजनेस हमें रीराउट करना पड़ गया है पाकिस्तान की तरफ से। सो पहला तो ये है। सेकेंडली, आई डोंट थिंक ये ट्रू है। आई थिंक कि कई फायरवॉल्स लाइक द चाइनीज फायरवॉल, द यूएई फायरवॉल इज कंसिडर्ड मोर सिवियर देन बाकी ममालिक की फायरवॉल्स। यकीनन डिग्रीज का फर्क है और हमारे जो लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग टू ये ज्यादा एक्सट्रीम शायद सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी हो, मगर उसके ऊपर तो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आपने मुल्क की मफाद के लिए, कौमी हिफाजती के लिए जो लगाया है बेहतरीन, चलिए ग्रेट। पिछले 10 साल से भी कुछ ना कुछ लगा हुआ था, अचानक से हमारा बिजनेस कैसे इफेक्ट हुआ है, इंटरनेट चलना कैसे बंद हो गया है, फ्रीलांसर्स की रोजी रोटी पे कैसे लात पड़ गई है, और हमारी टॉप कंपनीज इस वक्त अपने क्लाइंट को क्या एक्सप्लेनेशन पेश करें कि ये कब तक मसला हल हो जाएगा, इसके किसी के पास भी जवाब नहीं। अली साहब, इन द पास्ट जब आप कह रहे हैं कि हुकूमतों ने दे हैव टेकन स्टेक होल्डर्स इन कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड देम कि एक्चुअली क्या होने वाला है, और आपको ये अजीब लग रहा है कि इस बार बिल्कुल किसी से बात नहीं हुई, एम आई राइट? 100% जी। आप देखें, जब पिछली बार वीपीएन की बैन की बात चली थी तो पाशा पीटीए की फ्रैंक कॉन्वर्सेशन हुई। हमने एडवाइस किया कि बिजनेसेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हमसे अगर अभी भी मुशावरत की जाती तो हम कहते हैं कि जी आईटी बिजनेसेस को कम से कम आप वाइट लिस्ट करके साइड पे कर दें, उसको फायरवॉल के थ्रू गुजारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आईपी वैसे ही आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड के अगेंस्ट ट्रैक्ट होते हैं। मगर जीरो डिस्कशंस, जबकि सालों से पाशा, पीसैब, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, अब इवन एसआईएफसी सेम पेज पे हैं। तो अचानक से ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि हमें पूरे लूप से ही बाहर निकाल दिया गया है? हम बड़े रीजनेबल लोग हैं जी, हम धंधा करते हैं, हमने कौम के लिए की मईशत में सपोर्ट करनी है, हमने डॉलर लेके आने हैं पाकिस्तान। जाहिर है अपना भी काम चलाना है, और आगे जब हम ये डिजिटल प्लान्स और पॉलिसीज की अनाउंसमेंट्स करते हैं ना तो वो बहुत ही फनी लगता है। सॉरी, और साथ में हम ये हरकतें कर रहे होते हैं। हम इन्वेस्टमेंट को ऑब्वियसली इंसाइट करते हैं, इन्वेस्टर्स को आए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये तो बिल्कुल ही उस बात की नफी और निगेट करने वाली बात है कि बिल्कुल ना आए, क्योंकि हमारा तो इंटरनेट ही चल रहा है, लेटर लोन की बाकी चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन ये ज़रूर बताएं, वी विल नॉट इन्वाइट यू टू स्पेक्यूलेट कि हमें साफ पूरी बात क्यों नहीं बताई जा रही। रोज़ एक नई चीज़ पता चलती है जी, कभी फायरवॉल था तो कभी ये हो गया, कभी मान ही नहीं रहे कि कुछ हुआ है। आप हमें इन फिगर्स अगर कुछ मेंशन कर सके कि नुकसान कितना हो रहा है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट अ लिटिल बिट। बिल्कुल, लेट्स फोकस ऑन द इकोनॉमिक डैमेज। हमारे ख्याल में जी 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। ये नंबर जो है ये हमारी एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स और रेपुटेशनल डैमेज जो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आज अगर आपको कोई बिजनेस दे रहा था 10-15 मिलियन डॉलर का और वो आपको नहीं देता, तो उसकी वजह से 10 और फ्यूचर के क्लाइंट भी आपसे पूछेंगे कि जी आपका तो फ्ला बैंक के साथ काम चल रहा था, आप तो इतने जनरल हॉस्पिटल में अमेरिका में इंस्टॉल्ड थे, उनके साथ क्या हुआ? जब आपको उनको बताएंगे कि जी हमारा तो इंटरनेट ही चलना बंद हो गया था, तो देखें आप जितने भी आपके अच्छे ताल्लुकात हों, इंटरनेट का बिजनेस है, अगर उनको पता लगे कि मैं मान लेता हूं, मैं कहता हूं शायद किसी और वजह की वजह से 5 दिन इंटरनेट चलना बंद हो गया, क्लाइंट आपकी बात नहीं सुनेगा, क्लाइंट आपको बिजनेस नहीं देगा। हमारे पास इस वक्त ऑन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान की लीडिंग हेल्थ केयर कंपनी जो मेजॉरिटी अमेरिका में बिजनेस करती है, उनकी लाइंस एक हफ्ते के लिए 200 लाइन उनकी बैक एंड पे डाउन थी। आप इमेजिन कर सकते हैं इस कंपनी का बिजनेस $50 मिलियन शायद सिर्फ पाकिस्तान में। हमें यह भी इंफॉर्मेशन है कि और लीडिंग आईटी कंपनीज की बीपीओ सर्विसेज
इंटरनेट डिग्रेडेशन की वजह से वो कह रहे थे 40% तक हमारी सर्विस इंपैक्ट हुई है। और एक तीसरा कस्टमर है जो कह रहे हैं कि हमारे कोर लाइंस ऑफ बिजनेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉसेस हुए हैं। मेरा अपना $500,000 का कॉन्ट्रैक्ट, मैं फाइनल निगोशिएशंस पे था जूम पे, तो उसके बीच में कॉल 1.5 घंटे के लिए ड्रॉप हो गई। अब देखें, इससे ये कहा जाए कि बिजनेस मुतासिर नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। और इसी चीज की वजह से ये भी कौमी सरमाया है जी। अच्छा, ये बताइएगा, कौमी सरमाया है। दिस इज वेरी टेलिंग, खासतौर पे जिन के आप तो एक अपना कोट कर रहे हैं, बहुत सी दुनिया ऑब्वियसली बिजनेस कर रही है और बीच में खत्म हो जाए, इट्स एम्बैरेसिंग ऑल्सो। ये जरूर बताएं कि अगर आपको इन कॉन्फिडेंस लिया होता स्टेक होल्डर्स को, could you have given better suggestions कि माना कि आप फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहते हैं, माना कि आप टू एन एक्सटेंड सर्वेल करना चाहते हैं, या व्हाटएवर इट माइट बी, और अगर आपको बेहतर तरीके भी बताए जा सकते थे। अभी भी लूप में ले लिया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। देखिए, इसका एक बहुत आसान आंसर है। पिछले 10 साल में हम लूप में थे ना, क्या कभी कोई मसला हुआ? वो भी लोकल इंस्टॉलेशंस थी विद इंटरनेशनल पार्टनर्स। उन फायरवॉल्स का क्या किसी को पता भी है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई? राइट, ये तो उसका डायरेक्ट आंसर है। एंड यकीनन अगर हमें अभी भी लूप में लिया जाएगा तो जो मसले हमें शक हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा ही नहीं है ना, वो जब शक हमें नजर आएगा कि जी ये वजूहात हैं, तो हम बता सकेंगे कि जी ये चीजों को अभी के लिए डिसेबल कर दें। 2 हफ्ते बाद थरो सैंडबॉक्स टेस्टिंग के बाद इसको आप रिलीज कीजिएगा। हम उनके साथ काम करना चाहते हैं ताकि मईशत को भी इम्पैक्ट ना आए और सिस्टम भी अच्छी तरह चल सके, उनका सिस्टम जो चलाना चाहते हैं, मगर हमसे वो मुशावरत की नहीं जा सकती, पता नहीं क्यों। अली हसन साहब जियो न्यूज़ पे बैठ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाशा के कह रहे हैं कि हम मुशावरत करना चाहते हैं, वी हैव सॉल्यूशंस टू दीज प्रॉब्लम्स बट एटलीस्ट समबडी शुड कम अप एंड डिस्कस देम विद अस। अब इस पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के डिस्कशन हो रही है, सो कोई भी हो, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया की सारी अक्लें और समझें हों, इसलिए टेक द एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड एंड ट्राई टू रिजॉल्व दिस इशू। ये जो दावा है शिजा फातिमा साहिबा ने किया कि अब तो ये मसला हल हो गया है, सो आप बता दें ये मसला हल हो गया? क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा अपने फोन को देख के। इन्फॉर्मेशन के बगैर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। कल तक तो ये हल नहीं हुआ था, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से जो हम शेयर कर रहे थे। मगर हमें जो डर एक्चुअली इस बात का नहीं है कि ये मसला 1-2 दिन में, हफ्ते में हल हो जाता है। हमें शक पड़ रहा है कि शायद कोई टेक्नोलॉजी के पीसेस ऐसे भी इस्तेमाल किए जा रहे हों जिनकी इंटीग्रेशन सही तरह नहीं हो रही, जिसकी वजह से शायद शॉर्ट टर्म में ये मसला हल हो ही ना। अब आप इसमें देखें कितना बड़ा इकोनॉमिक डैमेज आ सकता है। हम शायद गलत हों जी, हमसे बात करेंगे, हमें बताएंगे, हमारे शक दूर करेंगे, तो हम भी सांस लेंगे सुकून का और कहेंगे अच्छा नहीं ठीक है, मसला हल होने की तरफ जा रहा है। इस वक्त तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत। देखिए अली साहब, बात यह है कि जब मसले को मसला ही ना समझा जाए तो उसने हल क्या होना है? अभी तो मान ही नहीं रहे कि कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें बड़ा डर है कि इसी पे मुकमुकाना हो जाए कि जी जो भी था व्हाटएवर वो ठीक हो चुका है और हमारा ये न्यू नॉर्मल बन जाए। सो वी आर वेरी स्केर्ड ऑफ दैट। इन एनी केस वी लीव द डिस्कशन हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बड़ी अच्छी तरह आपने हमें एक्सप्लेन भी किया। देखिए, एक ज़माना था, ज़माना क्या अभी मतलब रिसेंट बात में हमारी कॉन्वर्सेशन में फायरवॉल एंड ऑल दीज थिंग्स नेवर यूज टू कम। भाई हमने इंटरनेट यूज़ करना है, अपने फ़ोन पे करें, मोबाइल पे, गैजेट्स पे करें, जहाँ भी करें हम कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। ये डाली गई है ये चीज़, और अब हम सारे जिसको नॉलेज है, जिसको नॉलेज नहीं है, सारे यही बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, और जिनको बताना चाहिए कि क्या हुआ है वो बता नहीं रहे। और कभी कभार हमारे उनकी स्टेटमेंट से हमें लगता है उनको खुद को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मतलब वीपीएन बड़ी मायूब अजीब सी चीज समझी जाती थी कुछ अर्से पहले तक कि अब वो नॉर्मल है, अब वो इट्स अ न्यू नॉर्मल एंड इट इज सैड। बट द आयरनी इज कि सारे हुकूमती जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जब उन्होंने कोई स्टेटमेंट्स करनी होती हैं तो वो एक्स पे ही आती हैं, खुद मुल्क में बंद करके खुद यूज करेंगे। यार खुद भी ना करें ना करें ना, फिर लीड बाय एग्जांपल कि हमने जी हम भी नहीं कर रहे, ये लाहौल वाला किस किस्म का प्लेटफॉर्म है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, फिर नहीं हम करेंगे, आप नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता, सॉरी टू से, लेकिन हो भी रहा है। हो रहा है, क्या कर लेंगे आप? हाँ, कुछ भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पे चले जाएंगे। हमारा टेस्ट जी बिल्कुल हम यही करेंगे, अच्छे बच्चे बन के। और दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया है। नेशनल स्टेडियम में आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम के सबब माहिरीन के मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है। पीसीबी के एलामिया के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है, और क्योंकि पहले भी यही बताया गया था ना तमाशाइयों के बगैर होना है ये कराची वाला मैच, बात की थी बिल्कुल। सो ठीक ही है, मतलब क्या तो क्या, फिर पिंडी में ही कर लें, वहाँ एटलीस्ट तमाशाई तो होंगे। अच्छा, ये बात हो रही है कि अब कराची में होना ही नहीं है। अब नहीं कराची में होना है क्योंकि तामीराती काम है और चल रहा है, और उसको बीच में रोक के और
बगैर तमाशाइयों के क्या तुक्का? स्टार्ट नहीं हुआ वैसे तामीराती काम, वो पहले हो रहा था, पहले ही फैसले कर लिया करें, बट इन एनी केस तो अब यही लग रहा है कि दोनों टेस्ट पिंडी में होंगे। हाँ जी, अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और तहरीक इंसाफ के बानी 1 साल से जेल में हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में कई पार्टी रहनुमा मुकदमात भुगत रहे हैं। ऊपर से PTI के मोहसिन समझे जाने वाले जनरल फैज़ को कोर्ट मार्शल का सामना है। तहरीक इंसाफ को दबाव में देखकर मुस्लिम लीग नून के हौसले बढ़ रहे हैं। वो इमरान खान प्रोजेक्ट के दीगर किरदारों को भी कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा कर रही है। जनरल फैज़ पर कार्रवाई के आगाज के बाद इस बात की जरूरत और भी ज्यादा हो गई है कि अदारा जाती एहतसाब हर इदारा करे। अगर एक अहम और ताकतवर अदारे ने बेरहम एहतसाब अपने घर से शुरू किया है तो बाकी इदारों को भी करना होगा। किसको मालूम नहीं कि साकिब निसार दिन में कई दफा इससे राब्ते में रहता था और अब झूठ बोलता। जब बात करता था तो कहता था फैज जी, और अब कहता है मैंने तो कभी मिला ही नहीं, मेरे से तो कभी बात ही नहीं हुई। ये एहतसाब जस्टिस फाइज ईसा को भी अपने रिटायर और उन जजों के खिलाफ भी करना होगा जो इस्तीफा देकर भाग गए। अच्छा, एक होती है ना स्टेटमेंट्स होती हैं और एक होता है फिर अब आप उनका एक्शन देखते हैं। तो हैरानी की बात यह है कि PDM दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, आज भी ये ओहदा जो है उन्हीं के पास है, मगर ऑप्शन होते हुए भी नून लीग ने खुद कार्रवाई से गुरेज किया। कुछ हल्के दावा कर रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के गिर्द घेरा तंग हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तहरीक इंसाफ के लिए ये एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि मियां साहब ये बात भूलने को तैयार ही नहीं कि उन्हें क्यों निकाला। मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, और मैं आज भी कहता हूं मुझे क्यों निकाला। ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं। जनाब, जनरल फैज़ के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू होने के बाद से कयास आराइयाँ हो रही हैं कि 9 मई के सिलसिले में कई और लोग भी जद में आ सकते हैं। बदलते हालात में मुस्लिम लीग नून का जहां एतमाद बढ़ रहा है, वहीं ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात का दौर अभी कम होने वाला नहीं है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, अब जनरल फैज़ के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने के बाद से मुस्लिम लीग नून को तहरीक इंसाफ का खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है एक मरतबा फिर। ना ऑफिशियली कोई तस्दीक है, ना मामला तहरीक इंसाफ से नत्थी है, ना उस दौर की तफ्तीश हो रही है जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। तो फिर क्यों लग रहा है आप लोगों को दोबारा से, आप लोगों के हौसले कैसे इतने बुलंद हो रहे हैं कि भाई PTI के दिन दोबारा से गिने जा चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी मरतबा ये एपिसोड हो चुकी है आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जियो पाकिस्तान। वालेकुम सलाम जी। देखिए, हम तो किसी सियासी पार्टी के खिलाफ ही नहीं है, और वो पार्टी जो सिर्फ सियासत करे, रियासत मुखालिफ ना हो। और PTI अगर सियासी जमात रहे तो हम तो हर सियासी जमात का हमेशा मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। आए मुकाबला करें, हमारा कारकर्दगी में करें, आए मुकाबला करें हमारे काम में, कारकर्दगी में, इस पे लोगों के लिए हमने क्या किया है, उस पे इस पाकिस्तान के लिए क्या किया, उस पे मुकाबला करें। लेकिन हम ये मुकाबला नहीं कर सकते कि IMF को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त किसने लिखा है, एंटी पाकिस्तान जर्नलिस्ट से कैसे रब्ता करते हैं, बाहर से फ़ॉरेन फंडिंग कैसे लेते हैं, 9 मई कैसे करते हैं, ये मुकाबला तो नहीं हम कर सकते। हम तो काम का मुकाबला कर सकते हैं, कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। और बाकी रही ऐसी जमात जो सियासी है ही नहीं, जो सियासत की आड़ में कर कुछ और रही है, यानी जिससे ना शोहदा की यादगारें महफूज हैं और ना पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम, ना पाकिस्तान की इकॉनमी उसमें महफूज है, और ना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम, तो मेरा ख्याल है फिर ऐसी जमात को सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं तलाल चौधरी साहब कि आपने साकिब निसार का नाम लिया और मौजूदा चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि वो भी कुछ एक्शन लें। अब अप्रैल 2022 से आप लोगों की हुकूमत चल रही है, बतौर हुकूमत आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया और अब भी दीगर इदारों से ही तवक्कुआत लगाए बैठे हैं कि वो कुछ कर लें।
भाई जब विक्टिम आप लोग हैं तो कार्रवाई भी खुद शुरू करें ना। देखिए, अदारों का ये इख्तियार है और जब अदारा खुद कार्रवाई करता है तो वो फिर तनाज़े का शिकार नहीं होता। सियासी हुकूमत जब कोई सही काम पर भी कार्रवाई करती है तो लोग उस पर बिला वजह तनकीद शुरू कर देते हैं। तो अगर अदारा कर सकता है और अदारे का सबसे पहला इख्तियार और हक है और इख्तियारों को करना चाहिए, ना सिर्फ अदारे को अपनी साख्त के लिए करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान को जो नुकसान उस अदारे के किसी भी अदारे के लोगों ने पहुँचाया है उसके पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। तो अदारों का ये फ़र्ज़ बनता है, तो अदारे फ़र्ज़ क्यों नहीं निभाते? साहब, अदारों का फ़र्ज़ तो बनता होगा, लेकिन तनकीद से आप लोग कब से डरने लगे? तनकीद तो और भी बड़ी चीज़ों पे होती है, तो ये तो आपके भले की बात है, आप करें कार्रवाई, और कोई नहीं करने वाला तो खुद कर लें। आप ख़ास तौर पर आप तो बड़े दबंग से हैं, ये भी बता दीजिए कि ज़ाहिर है 9 मई की ही आज भी बात हो रही है, 9 मई के किरदारों के गिर्द घेरा तंग हो, सब किरदार बेनकाब हों, सबको सज़ा मिले, तहरीक इंसाफ इसके लिए एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा पहले दिन से कर रही है। अभी तक तो कोई नतीजा निकला नहीं है सर। अब क्या ही इसमें मुज़ायक़ा है कि कोई नतीजा अखज़ करना है, सब ने जुडिशल कमीशन बनवा दें? गुजारिश ये है, ये जुडिशल कमीशन कहने वाले सबसे जब अदालतों के फैसले मानते नहीं हैं, अदालतों में डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं। जब कोई फ़ैसला होने लगता है उठ के फिर उसके ख़िलाफ़ रिट या स्टे ले लेते हैं। फ़ॉरेन फंडिंग का 8 साल स्टे है। 9 मई के इसी तरह मामलात दिन दिहाड़े हुए, आपके कैमरों के सामने हुए, देखती आंखों के सामने हुए, आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। या ये छुप जाते हैं स्टे के पीछे, या फिर निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है कि इनको सज़ा ही नहीं दे पाता। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये इसमें जब तक आप निज़ाम इंसाफ इतना तकड़ा ना हो और वो सज़ा ना दे ऐसे लोगों को, तो ऐसे तो रियासत नहीं चल सकती। तो इन लोगों को सज़ा अदारे दें या हुकूमत दे, ये होनी चाहिए ताकि रियासत और पाकिस्तान चल सके। सर साहब, वो इदारों को मानते नहीं हैं और आप चाहते हैं इदारे ही करें सारी तहकीकात और ख़ुद ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें तो तनकीद बहुत होगी। ये गोल गोल ये सर्कुलर ही चीज़ रहेगी। खैर, इन एनी केस आपने अपना ओपिनियन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बताना चाहते हैं आपको कुछ, लेकिन ब्रेक लेंगे उसके बाद। नहीं, हमें ब्रेक चाहिए। ठीक है जी। भाई बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर कभी हम खुश होते हैं, कभी नाराज़ भी होते हैं, लेकिन एक रूटीन की तरह लेते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ये रूटीन नहीं भी था हमारा। जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़वातीन का क्रिकेट खेलना मुश्किल था क्या? आज अभी भी है। मतलब ये बहुत रूम बना दिया गया है और बहुत ही हमारी, और इसका क्रेडिट हमें चंद खवातीन को सर्टनली देना पड़ेगा जिन्होंने ये रूम बनाया है। एब्सोल्युटली, और हम देते भी रहते हैं जब भी हम जिक्र करते हैं। तो लिहाजा होता था और अभी भी मुश्किल है, पर कम मुश्किल है। और सबको पता होना चाहिए कि चंद खवातीन की मुसलसल जद्दोजहद माशरे से तवील लड़ाई के बाद बैट और बॉल पकड़ने का हक लिया गया है। और अगर नहीं पता आपको तो हम आपको बता देते हैं कि कैसे पता चल सकता है। जी, किताब आई है अनवेलिंग जज्बा, ये ज़रूर आप पढ़ें। और ये इंडियन क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं आयुष पुत्रन, उन्होंने ये किताब लिखी है। और आयुष जो हैं वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। इनफैक्ट हमारे साथ इस वक्त इधर बैठे हुए हैं। अदब फेस्टिवल में उनकी किताब जो है उसकी तकरीबन रुनुमाई हुई है, उस पर सेशन हुआ है 2 साल पहले। ये इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान में रिलीज एज इन अनवेल हो चुकी है, किताब शाया हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पहली दफ़ा लोगों को इसको पढ़ने का इत्तेफाक हो रहा है। आयुष भी पहली बार ही पाकिस्तान आए हैं। वेलकम पाकिस्तान, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये पाकिस्तान एक्सपीरियंस तो हम आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन किताब का सोच कैसे आई कि लेट्स राइट ऑन पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर्स? कि पाकिस्तान के वुमेन्स क्रिकेट पे कोई लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब आप बोलोगे बाबर आजम पे लिखने वाले 100,000 मिल जाएंगे। बिस्मा मारूफ क्यों सेंचुरी जब नहीं बना रही थी, 90s पे अटक रही थी हर बार, उनकी फीलिंग्स क्या थी? जब नैन आबदी जब पहली बार सेंचुरी बनाई, फर्स्ट सेंचुरी इन ओडीआईज फॉर पाकिस्तान, तब उनके सोच क्या थी, उनके माइंड में क्या चल रहे थे, उन्होंने गेम को कैसे अप्रोच किया, वेदर जवेरिया खान। तो इन सब की कहानियाँ क्रिकेट के बारे में कभी लिखी नहीं गई है। उनको एक बहुत सॉफ्ट स्टोरीज उनका दर्शाया गया, पर कभी उनके क्रिकेट के बारे में कोई लिटरेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो आई थॉट दैट्स अ
गुड प्लेस टू स्टार्ट आउट। एंड देखिए आपकी किताब में क्या उनकी स्ट्रगल भी होगी एक्चुअली, हाउ दे गॉट इनटू क्रिकेट? डेफिनेटली आपको पता है एक आईना नाज बोलकर एक लड़की खेला करती थी पाकिस्तान के लिए। वो जब कॉलेज में खेला करती थी, उनका नाम पेपरों में आईना नाज करके आता था। वो एक्चुअल में निदा डार थी, बिकॉज उनको छुप कर खेलना पड़ता था ताकि उनके भाई को पता ना चले। Did you know that? We didn't know that. We didn't know that. So the things that we are finding out. So आयुष, कौन सी वो पहली कहानी थी या आपकी किससे ऐसी मुलाकात हो गई? क्योंकि जाहिर है भारत में भी ख़वातीन को क्रिकेट में आने के लिए स्ट्रगल्स होंगी। अफगानिस्तान की अपनी स्ट्रगल्स हैं, बांग्लादेश की अपनी होंगी, हमारे यहाँ भी खत्ता तो एक ही है, हमारे यहाँ शायद थोड़ी सी ज़्यादा हों। रीजन कौन सी ऐसी कहानी थी जिसने आपको वो क्लू दिया कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांट टू राइट अबाउट नाउ? तो इंडियन क्रिकेट तो ऑफकोर्स मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा था। जो भी नेशनल लेवल पे पहुंचे प्लेयर्स, उनकी सबकी एक ही कहानियाँ थी कि मेरे फादर इंटरेस्टेड थे क्रिकेट में, मेरे भाई खेला करते थे, तो हम साथ में खेल खेल के मैं क्रिकेटर बन गई। वो एक पेटेंट स्टोरी रही है सारे इंडियन क्रिकेटर्स की। पाकिस्तान की फर्स्ट टाइम मैंने जब उनसे बात करना शुरू किया, मैंने 4 प्लेयर्स से बात किया। एक थी बिस्मा मारूफ, एक थी निदा डार, एक थी कायनात इम्तियाज़ और एक थी नाहिदा खान। उसमें से 2 लोगों ने ये कहा, जैसे निदा डार की कहानी, वो भाई से छुपकर खेला करती थी। नाहिदा खान फॉर 7 years शी वाज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। उनके पड़ोसियों को ये बात पता नहीं थी। 2017 में जब वर्ल्ड कप दिखाया गया टीवी पे, तब उन्होंने देखा कि वो खेल रही है। उनको उनसे छुपकर खेलना पड़ रहा था। सबा नज़ीर थी, वो उनके खुद के पेरेंट्स से छुपकर खेला करती थी। काफ़ी लोग थे जो डिस्गाइज करते थे एज बॉयज़ जस्ट टू बी एबल टू ट्रैवल इन बसेस टू रीच द क्रिकेट ग्राउंड। तो ये सब कहानियाँ कहीं नहीं मिलती। मैं अब अफगानिस्तान के क्रिकेट पे भी थोड़ा, ऑफकोर्स उनकी क्रिकेट टीम कभी बन नहीं पाई, बट जो फर्स्ट सेट ऑफ वुमेन क्रिकेटर्स थे 25 जो खेलना चाहते थे, उनकी अपनी स्ट्रगल है, पर किसी को उनकी आइडेंटिटी छुपानी नहीं पड़ी उनके अपने फैमिली से। ये दिस वॉज समथिंग दैट स्ट्रक टू मी इनिशियली। एंड उसके बाद जैसे जैसे एक एक लेवल पर मैं जाता गया, स्टार्ट कैसे हुआ, शाइजा खान थी जो कराची से थी, उनको डेथ थ्रेट्स मिला करते थे, स्टोनिंग ऑफ हाउसेस हुआ करते थे। आयुष, ये बात हमारा एक और पॉइंट को प्रूव करती है, क्योंकि हम बड़ा कंफर्टेबली बाज़ लोग ड्राइंग रूम में बैठ के कह देते हैं क्यों इतना औरतों का आलमी दिन पाकिस्तान में मनाते हैं, इन एहतजाजों की या जुलूसों की जो साल में एक ही दिन होते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? इनकी ये ज़रूरत है। ये कहानियाँ हैं जिसकी वजह से हमें ये आवाज़ बुलंद करती रहनी पड़ेगी आने वाले कई सालों तक प्रॉब्ली। एब्सोल्युटली। अच्छा, वैसे तो बहुत सी बातें करनी है, लेकिन क्यूरियोसिटी, क्योंकि आप विमेन क्रिकेटर्स को इस तरह फॉलो कर रहे हैं, यू बिन राइटिंग आर्टिकल्स एंड ऑल, ये प्रॉब्लम जो है कि टू हाइड योर आइडेंटिटी एंड प्ले, ये पूरे रीजन में आपको सिर्फ पाकिस्तान से ही नजर आई? बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव अ बांग्लादेश क्रिकेट टीम, विमेंस क्रिकेट टीम एज वेल, देन श्रीलंका एज वेल, इंडिया तो है ही, अफगानिस्तान चलो टीम नहीं बनी, व्हाटएवर। तो रीजन में सिर्फ हम ही मुख्तलिफ लगे? आप? आई एम क्वाइट श्योर इंडिया में भी होता होगा कहीं पर वो लोग शायद नेशनल लेवल तक आ नहीं पाए। तो मतलब पाकिस्तान प्लेयर्स ने इतना स्ट्रॉन्ग फाइट मारा है कि ये लोग की जो स्टोरीज रही है वो ऊपर तक आ गई है, वो प्लेयर्स नेशनल लेवल तक पहुंच गए। इंडियन में आई एम क्वाइट श्योर होता होगा, पर ये स्टोरी कोई नेशनल लेवल प्लेयर से सुनने नहीं आया। क्या रिसेप्शन था आपका भारत में जब आपने किताब रिलीज की, लॉन्च की? It was pleasantly, they were very accepting to it. काफ़ी अच्छा रिसेप्शन मिला है फ्रॉम द पीपल हु हैव रेड इट। फेलो जर्नलिस्ट जो सीनियर्स थे, बहुत उन्होंने प्रमोट किया है इस स्टोरी को। पीपल ऑफ पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तानियों तो को एक्सेस थी इस किताब तक ऑनलाइन? मतलब कोई रिस्पांस आपको मिल रहा था जो लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? किताब तो आप 2 साल 3 साल हो गए लिख चुके हैं वो, लेकिन यूके की वर्जन थी जो बहुत महंगी है। पाकिस्तान में जो यूके की वर्जन पहुंची थी वो बहुत महंगी थी, और इंडियन जो एडिशन थी वो पाकिस्तान आ नहीं सकती ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। तो बहुत कम लोग जो एफर्ट कर पाए वो टू बाई दैट यूके एडिशन, वो लोगों ने पढ़ा था और उन्होंने रिव्यूज ऑफ कोर्स लिखा हुआ है पब्लिकली, एंड आई एम ग्लैड इट वाज वेरी जेनरस ऑफ देम जो उन्होंने लिखा। अच्छा, बहुत सी इसलिए भी बातें कर रही हैं क्योंकि इन्होंने किताब का भी बताया बड़ी महंगी थी। हम तो इसी पे ताजुब है हमें कि ये कैसे पाकिस्तान पहुंच गए, तो ये सारी स्टोरी भी हमने सुननी है। और कैसा चल रहा है इनका तजर्बा? ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम आयुष पुत्रन इज विद अस, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। आयुष, हमारे खाने कैसे लगे? कुछ खाया पिया आपने यहाँ? बहुत बढ़िया।
तो लाहौर से आप आ रहे हैं, ऑब्वियसली अब आप कराची पहुंचे, तो लाहौरियों ने तो आपको बहुत खिलाया होगा। ये चने तो बहुत खिलाए होंगे, बहुत खिलाए, बहुत चने खाए। 2 दिन में 2 किलो बढ़ा दिया। भटूरे, चने, वो तो चीजें होती हैं, लेकिन हम क्यूरियस हैं क्योंकि वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ गेस्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो आपका वीजा प्रोसेस इजी था, आप आराम से आ गए? ऑब्वियसली पीपल वुड लाइक दैट इन्फॉर्मेशन। इजी तो नहीं था, पर थैंकफुली आप आया, बहुत मदद की, तो थैंकफुली आई कुड कम। आई होप मोर पीपल फ्रॉम पाकिस्तान गेट टू विजिट इंडिया एंड फ्रॉम इंडिया। तो यानी अगर ट्राई करें तो हो भी जाता है, कोई ऐसी भी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा हार्ड ट्राई करना। अच्छा, जाहिर है पॉलिटिक्स तो बड़ी हार्डकोर है और बीजेपी की एक अपना तर्ज सियासत है, लेकिन यहाँ जब आप आते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है? मुझे डिफरेंस पता नहीं चला ऑनेस्टली अब तक। 3 दिन हो चुके हैं, मुझे फीलिंग नहीं आई कि मैं दूसरे कंट्री में हूँ अब तक। ये लग रहा है इंडिया पहली बार आ रहा हूँ पाकिस्तान में। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फीलिंग आए कि मैं पाकिस्तान आया हूँ, बट वो फीलिंग अब तक सेट इन हुई नहीं है। आपको किससे क्या लग रहा है, जैसे आप लाहौर में थे, किससे लग रहा था कि क्या कॉमनैलिटीज आपने आइडेंटिफाई की? बहुत सारी हैं, जाहिर है खित्ता ही एक है। लैंग्वेज, फूड, वो गलियाँ, एवरीथिंग, गाड़ियाँ भी काफ़ी सेम है। तो ऐसा लगा ही नहीं हो कि मैं आई मूव टू अनदर प्लेस येट। ओके, लवली। तो कराची में आपके क्या करने के इरादे हैं? यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, ये तो हमें पता चल गया है। ही नोज मोर पीपल देन वी डू। बड़ी इन्होंने राब्ते रखे हैं अच्छे। तो आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे शहर को? आर यू गोइंग टू राइट आल्सो समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस? आर यू राइटिंग? लाहौर में तो डेफिनेटली फीलिंग आया था कि आई विल राइट दिस डाउन। कराची का भी आई विल बी एक्सपीरियंसिंग। अगले 2 दिन पूरे पैक्ड है, एक दोस्त से दूसरे दोस्त को मिले जा रहा हूँ, तो आई विल सी कि कैसे एक्सपीरियंस जाता है, बट डेफिनेटली समथिंग ऑन दिस एक्सपीरियंस। मुंबई से इनके ताल्लुक है, वैसे बेंगलुरु में रहते हैं अभी। वैसे श्रीलंका के साथ आपकी सीरीज कुछ अच्छी नहीं गई, मतलब वर्ल्ड कप जीत गए, ठीक है, इस पे कुछ किसी की निगाह है या फिर टीम इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चेंज, इसलिए सबने इग्नोर कर दिया? आई थिंक दिस इज बीन ओवरशैडोड बाय द ओलंपिक्स। मैं खुद श्रीलंका में था उस वक्त बाकी इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, और हमारी अटेंशन विनेश फोगाट पे थी, नीरज चोपड़ा पे थी, अरशद नदीम पे थी। तो डेफिनेटली ये तो बस स्टार्ट है, सो इतना पैनिक होने की जरूरत है नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी का कुछ खबर है कि क्या हो सकता है, क्या इरादा बन रहा है सरकार का? सरकार के लेवल पे तो पता नहीं, पर उस पर आई थिंक BCCI वेट करेगी, and I hope they come, but I guess maybe by November we'll have a clear picture on this. We'll have a clear picture. अच्छा, साथ ही आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि ओलंपिक्स 2028 जो LA में होगा, उसमें क्रिकेट हैज बीन इंक्लूडेड। तो एक और इंडिया पाकिस्तान के लिए एक और मौका एवेन्यू खुल जाएगा, एवेन्यू खुल जाएगा। सो दैट शुड बी फन। इस बार भी और पिछली बार भी हम बहुत बार सवाल करते रहे कि क्रिकेट क्यों नहीं है हिस्सा ओलंपिक्स का। अच्छा, नाउ इट विल बी। यहाँ पे आपको पता है क्रिकेट के इटसेल्फ बहुत बड़े फ़ैन हैं। कोहली की एक अपना फ़ैन बेस है पाकिस्तान में, सूर्य कुमार यादव का भी एक अपना फ़ैन बेस है, सो वो दैट रिमेन्स। आई एम श्योर कुछ बाबर आजम के भी फैंस होंगे इंडिया में। सो या हम इन्हें कुछ रिकमेंड करेंगे कि यहाँ ये क्या क्या खाएं। ऑल्दो इंडियन स्ट्रीट फूड इटसेल्फ बहुत मशहूर है दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी ऐसी लाजवाब किस्म की ऑप्शंस है जो आप खा सकते हैं और आप याद रखेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस, सो मच फॉर होस्टिंग मी। होप यू एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर स्टे हियर इन पाकिस्तान। अच्छा जी, इतनी इनसे खानों की बातें हुई ब्रेक में कि अब भूख लग गई है। सो वी आर गोइंग टू ईट एंड वी विल सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।